प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के महत्वपूर्ण प्रश्न डॉक्टर डीपी मुखर्जी का समाजशास्त्र में योगदान विषय पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जहां एक और डीपी मुखर्जी का परंपराओं के द्वंद्व विषय पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम कहें कि परंपराएं वे सभी विचारों, आदतों, प्रथाओं का योग है जिनको व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है। उन्हें परंपराओं के नाम से जाना जा सकता है। परंपरा सामाजिक विरासत का एक अभौतिक अंग है, अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि सामाजिक विरासतों को सामान्यतः दो भागों के अंतर्गत विभाजित करने का प्रयास किया जा सकता है। एक तो भौतिक तथा दूसरा है अभौतिक। भौतिक के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं, पदार्थों आदि को सम्मिलित किया जा सकता है जिन्हें हम देख सकते हैं, जिनका एक निश्चित रंग रूप, आकार होता है तथा जिन्हें नापा तोला, जांचा एवं परखा जा सकता है। अर्थात इसके अंतर्गत घड़ी, पेन, पंखा, टेबल, फर्नीचर अन्य सभी को हम भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं तथा दूसरी ओर अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत या अभौतिक वस्तुओं के अंतर्गत हमारे विभिन्न प्रकार के खान पान, रहन सहन, आवास, वेशभूषा आदि के तौर तरीके जिन्हें व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के संस्कारों के माध्यम से सीखता है तथा सीखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास करता है, उन्हें अभौतिक वस्तुओं के अंतर्गत माना जाता है। तो अभौतिक वस्तुओं को परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करना ही परंपरा के नाम से जाना जा सकता है। जहाँ डीपी मुखर्जी ने परंपराओं की द्वंद्ववाद पर विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया है। हमने अब तक परंपराओं के अर्थ एवं परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया है। वहीं एक और हमारे क्वेश्चन में परंपराओं का द्वंद्व अर्थात द्वंद्ववाद को भी समझना आवश्यक है। द्वंद्ववाद शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द डाइक्लिटेड से हुई है और डाइक्लिटेड ग्रीक भाषा के शब्द डायलॉग से बना है, जिसका अर्थ सामान्यतः तर्क वितर्क करना। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रारंभ में मानव तर्क वितर्क करके ही सत्य तक पहुंचने का प्रयास करता था। अर्थात द्वंद्ववादी ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति सत्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। डीपी मुखर्जी को कार्ल हेनरी मार्क्स का उत्तराधिकारी के आधार पर माना जा सकता है। अर्थात वो प्रथम पीढ़ी के समाजशास्त्री हैं जिन्होंने भारत में परंपराओं में द्वंद्ववाद विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त किए। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स ने द्वंद्ववाद की अवधारणा को हीगल से लिया। हीगल एक आदर्शवादी थे, विचारवादी थे। वे विचारों को विशेष महत्व प्रदान करते थे। वो कहते थे कि जगत का निर्माण सामान्यतः पदार्थों या जगत का निर्माण विचारों के माध्यम से ही देखा जा सकता है। आदर्शवादी एवं भाववादी विचारों को होने के कारण वे जगत का प्रधान तत्व विचारों को ही मानते थे, बल्कि मार्क्स एक भौतिकवादी थे। वो कहते थे कि जगत का निर्माण सामान्यतः विचारों के माध्यम से नहीं, अर्थात पदार्थों के माध्यम से ही देखा
जा सकता है। मार्क्स कहता है कि द्वंद्ववाद की प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने हीगल को सिर के बल पाया, परंतु उसे पुनः पैरों के बल लाने का प्रयास किया। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि डीपी मुखर्जी ने द्वंद्ववाद की अवधारणा को हीगल व कार्ल मार्क्स से लेने का प्रयास किया गया है तथा उस द्वंद्ववाद की स्थिति को परंपराओं पर किस प्रकार से लागू किया जाए आदि पर डीपी मुखर्जी ने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ हमने परंपराओं के द्वंद्ववाद पर कुछ विस्तृत चर्चा करें। इसके साथ साथ ही परंपराओं में होने वाले द्वंद्व के आधार पर भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन की विवेचना की जा सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परंपराओं के द्वारा ही भारतीय समाज की विभिन्न प्रकार की परंपराओं में होने वाले द्वंद्ववाद के विषय को समझा जा सकता है। भारतीय परंपराओं पर होने वाले आंतरिक और बाह्य दबाव को समझकर भारतीय सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को समझा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परंपराओं के द्वारा ही भारतीय समाज व्यवस्था की आंतरिक तथा बाह्य परंपराओं पर आंतरिक तथा बाह्य द्वंद्ववाद की स्थिति के द्वारा सामाजिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को समझा जा सकता है। परंपराओं में विरोध एवं समायोजन की अपूर्ण क्षमता रहती है, जिससे परंपराओं का मौलिक रूप बनता रहता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परंपराओं के अंतर्गत एक और विरोधाभास तथा दूसरा समायोजन आदि की क्षमता मौजूद होने के कारण परंपराओं का मौलिक स्वरूप बनता रहता है। जब परंपराओं में द्वंद्व की दशा पैदा होती है तो व्यवहार की प्रतिमान एक नए समन्वय के रूप में स्वयं ही बदलने लगते हैं। अर्थात समाज व्यवस्था के अंतर्गत हम ये कहें कि हिंदू, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम आदि से संबंधित अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, जिनके बीच सदैव द्वंद्व होता रहता है। यानी द्वंद्वात्मक पद्धति के कारण ही भारतीय समाज का सही विश्लेषण किया जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत परंपराओं में द्वंद्ववाद की स्थिति देखी जा सकती है, जिसके माध्यम से व्यवहारों में समन्वयता देखी जा सकती है या स्वयं बदलाव की स्थिति देखी जा सकती है। जैसे भारत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग निवास करते हैं तथा इन धर्मों के लोगों के मध्य विभिन्न प्रकार की परंपराओं को लेकर द्वंद्वात्मक स्थिति पाई जाती है। भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत जिसका विश्लेषण परंपराओं के द्वंद्व के माध्यम से किया जा सकता है, ये इसके द्वारा नवीन विश्लेषण होता रहता है। कस्बों एवं नगरों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना प्रबल बनी रहती है, जो कुछ समय पहले की परंपराओं का विरोधात्मक स्थिति को दर्शाता है। समूहवाद की जगह स्वेच्छावाद की दशा भी परंपराओं के द्वंद्ववाद को स्पष्ट करती है। यानी परंपराओं के द्वारा हम समूहवाद की स्थिति और समूहवाद की स्थिति से स्वेच्छावाद की स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन देखा जा सकता है आदि को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ कहें कि धार्मिक परंपराओं के बीच द्वंद्ववाद होने के कारण नगरों के मध्यम वर्ग के लोगों के व्यवहार जिनके प्रति मनोभाव से प्रभावित होने लगे हैं, वह दशा भी परंपराओं में द्वंद्ववाद का ही परिणाम है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ग्रामीण सामाजिक परिवेश के अंतर्गत गांव
से नगरों की ओर जो गमन की स्थिति पाई जाती है, सामान्यतः उनके मध्य भी परंपराओं में द्वंद्ववाद की स्थिति देखी जा सकती है, जो सामान्यतः व्यक्तिवाद से स्वच्छंदवाद की ओर, यानी जो सामान्यतः समूहवाद से स्वच्छंदवादिता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ परंपराओं में द्वंद्व के कौन कौन से प्रकार हैं जिनके माध्यम से सामान्यतः परंपराओं के द्वंद्ववाद की स्थिति को देखा जा सकता है। पुनर्जागरण के विभिन्न युगों में, अर्थात 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो पुनर्जागरण की स्थापना हुई थी, उसके समय समाज में किस प्रकार की स्थिति थी परंपराओं की। अर्थात हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जब समाज में विभिन्न प्रकार की धर्म या प्रथाएं आदि को विशेष महत्व प्रदान किया जाता था, जिसके अंतर्गत ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि की परंपराओं तथा मध्यकाल की परंपराओं दोनों के मध्य विरोधाभास के संबंध के माध्यम से समाज में परंपराओं की द्वंद्ववाद की स्थिति को देखा जा सकता है। इससे पूर्व बौद्धिक काल, भक्ति काल आदि के दौरान भी परंपराओं में द्वंद्ववाद की दशाओं को पुनर्जागरण की श्रृंखला के अंतर्गत देखा जा सकता है। भारतीय समाज व्यवस्था के अंतर्गत बौद्ध एवं जैन धर्म के अंतर्गत परंपराओं का व्यापक विरोधाभास की स्थिति देखी जा सकती है। इसके साथ साथ कहें कि द्वंद्ववाद की आरोही एवं अवरोही प्रक्रिया, अर्थात द्वंद्ववाद के अंतर्गत एक और आरोही द्वंद्ववाद की स्थिति पाई परंपराओं के अंतर्गत एक और आरोही द्वंद्ववाद की स्थिति देखी जाती है, तो दूसरी ओर अवरोही द्वंद्ववाद की स्थिति देखी जाती है। पुरानी और नई परंपराओं के बीच द्वंद्ववाद होना सदैव एक आरोही दिशा को ही स्पष्ट करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पुरानी तथा नई परंपराओं के मध्य जो द्वंद्ववाद की स्थिति देखी जाती है, उससे ही आरोही द्वंद्ववाद की प्रक्रिया के अंतर्गत समझा जा सकता है। इसके साथ साथ हम कहें कि बल्कि वह दिशा जिसके अंतर्गत सामान्यतः डीमोरलाइजेशन की स्थिति देखी जा सकती है, अर्थात जब द्वंद्ववाद की स्थिति सामान्यतः निम्न से ऊपर की ओर देखी जा सकती है, तो वह अवरोही क्रम की स्थिति के अंतर्गत मानी जा सकती है। परंपराओं में होने वाला समन्वयात्मक अनुकूलन और सामंजस्य में वृद्धि सामान्यतः आरोही या अवरोही स्थिति के अंतर्गत देखी जा सकती है। इसके साथ साथ कहें कि समाज की लघु एवं बृहद परंपराओं में द्वंद्ववाद की स्थिति किस प्रकार की पाई जाती है, इन सभी चर्चाओं को हम नेक्स्ट अध्याय के अंतर्गत करेंगे। ओके, थैंक यू।